नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकगणों, हिमालय एजू हब के इस YouTube परिवार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो खुशखबरी लेके आया हूं। सबसे पहली खुशखबरी तो यह है कि अब की बार CUET 2024 में हिमालय एजू हब ने बहुत ही शानदार परिणाम दिया है। और दूसरी खुशखबरी यह है कि इस परिणाम के पीछे जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, समय समय पर हमें गाइड करते रहे हैं, आज मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। आज वो अब पूरे संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे। ये CUET जो एग्जाम है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या है CUET, भविष्य के अंदर क्या क्या स्कोप है। जितने भी अभिभावकगण, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अंत तक एक बार सर की बातें जरूर सुनेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर। राजनीति विज्ञान विषय के विशेषज्ञ हैं। अभी लास्ट टाइम ही असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जाम में सर ने अपने क्लासरूम से 90% से भी अधिक बच्चों को उस पद के काबिल बनाया है और आज वो बच्चे सरकारी कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर का, जो आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे CUET के बारे में, किस तरह से हमें तैयारी करनी है और किस तरह से हमें यह टॉपर्स की श्रृंखला लगातार बनाए रखनी है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हिमालय एजू हब के मेरे साथियों को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उन स्टूडेंट्स से और उन पेरेंट्स से, अभिभावकों से चर्चा कर सकूं जिनके बच्चे CUET UG के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि वो स्टूडेंट्स जो हिमालय एजू हब से जुड़ के और जो टॉप मार्क्स लाए, पहले मैं उनकी चर्चा करूंगा। फिर मैं ये बताऊंगा कि इन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं उनके पीछे की इनकी रणनीति क्या थी, संस्थान का इसमें योगदान क्या था, आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 12th में है और आप अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो मैं जो सफल स्टूडेंट्स है उनकी संघर्ष की गाथा, उनकी पूरी रणनीतिक जो थी उसके बारे में, पूरे साल उनकी स्टडी का जो प्लान था उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और ये चर्चा करते करते और मैं 12th के विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को ये भी बताऊंगा कि आपके बच्चे इस मुकाम तक पहुंच कैसे सकते हैं। मैं पूरा एक खाका आपके मस्तिष्क में तैयार कर दूंगा। सबसे पहले मैं हिमालय एजू हब के उन बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, कांग्रेचुलेशन दूंगा कि जिन्होंने ये अच्छे स्कोर प्राप्त किए। 800 में से 776, 800 में से 770, 800 में से 770, 800 में 764, ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। और एक नहीं है, ऐसे दसियों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 750 से ज्यादा का स्कोर किया है 800 में से। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट प्राप्त किया है हिमालय एजू हब ने अपने प्रारंभ के थोड़े ही समय बाद। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना किसी भी संस्थान के लिए वाकई में काबिले तारीफ और गौरव की बात होती है। ये स्टूडेंट्स की ये जो पूरी आपको गाथा और ये पूरे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये यहीं समाप्त नहीं होते। अगर हम चाहें तो आधा घंटा तो इन स्टूडेंट्स के संघर्ष के ऊपर, इनकी सफलताओं के ऊपर, इनके मार्क्स के ऊपर और इनकी रणनीति पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो बात ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम इन स्टूडेंट्स का कंक्लूजन निकालते हैं कि हिमालय एजू हब ने अपने पिछले प्रयासों में, जो इसकी शुरुआत से अब तक थोड़ा ही समय हुआ है, कौन सी सफलताएं प्राप्त की है। हिमालय एजू हब के 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जिन्होंने 750 को क्रॉस किया है 800 में से, 800 में से 750। 107 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 700 को क्रॉस किया, 700 मार्क्स लिए 800 में से। और 279 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 650 को क्रॉस किया है। ये आंकड़ा लगभग 400, 450 के आसपास बैठता है। ये आंकड़ा ये साबित करता है कि अगर बच्चों को सही दिशा में तैयारी करवाई जाए तो उनकी सफलता सुनिश्चित है, उस सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और हिमालय एजू हब परिवार इस पूरे प्लान में, इस पूरे आपके संघर्ष में, आपके जो ड्रीम्स है, सपन है, उनको पूरा करने में सतत रूप से, निरंतर रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक एक करके
और अभिभावकों और बच्चों को इस पूरे सीयूटी एग्जाम का जो पूरा यूएसपी है उसके बारे में बताता हूं आपको कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या करें और क्या ना करें, इन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं सीयूटी क्या है इसके बारे में बता दूं। ये बताना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे अभिभावक अभी भी ये मान के बैठे हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के 10th और 12th के मार्क्स। चलो 10th को छोड़ देते हैं क्योंकि आपका बच्चा 10th क्रॉस करके आ गया। हम चर्चा करते हैं 12th की। हम सारा जो पूरा फोकस करते हैं अपना, वो 12th के परसेंटेज पे करते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत कैसे लेके आए। देखिए पिछले 3 साल से पैटर्न चेंज हो गया है। अगर आप देश के किसी भी नामी विश्वविद्यालय में, किसी भी नामी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश करवाना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जेएनयू दिल्ली हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू हो, चाहे वो दिल्ली जामिया मिलिया हो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या टिस्को हो, या अजीम प्रेम जी के फाउंडेशन की विश्वविद्यालय हो, या 50 से ज्यादा और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं देश की रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, उनमें अगर आपका बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो आपके 12th के मार्क्स का कोई महत्व नहीं है, चाहे 99% आपके मार्क्स आए होंगे। इसके लिए आपके बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUET। ये एग्जाम लगभग मई के आसपास जाके होता है। अब इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश का ये एक ही माध्यम बचा है और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये पता इस बार चला जब बहुत सारे जागरूक पेरेंट्स ने रिजल्ट आने के बाद मुझसे ये कहा कि हम अपने बच्चे का फॉर्म है वो फिल कर दें, क्या डीयू में एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम हो चुका है, अब तो रिजल्ट आने वाले हैं, अब आपके बच्चे को घर पे रखो, किसी और विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाओ। इन नामी विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया वो अलग प्रकार की है। तो आप शुरू से अवेयर हो जाएं सीयूटी को लेके, क्योंकि इसके बारे में जागरूकता बहुत ही कम है। धीरे धीरे तो हालांकि जागरूकता हो जाएगी, तब तो आप अपने बच्चे को इस पे जोर देने की बजाय 12th के मार्क्स की बजाय सीयूटी पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि सीयूटी का जो एग्जाम है जिसके माध्यम से देश के नामी विश्वविद्यालयों में प्रवेश होता है, इसका पैटर्न क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, 12th के मार्क्स का कोई महत्व नहीं है, आपका बच्चा देगा वो ये वाला एग्जाम देगा। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, देखिए इसमें 3 प्रकार के सब्जेक्ट चलते हैं। एक सेक्शन ए है, इस सेक्शन प्रथम में लैंग्वेज है 200 मार्क्स की। लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, 31 और मोर लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। लेकिन अपने जिस रीजन के अधिकांश वो या तो हिंदी लेते हैं और या इंग्लिश लेते हैं। तो कुल मिला के हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा लैंग्वेज का 200 मार्क्स का। सीयूटी के अंदर एक एग्जाम तो ये होता है। फिर एक और परीक्षा उसी दिन आपको देनी होती है, वो है सेक्शन सेकंड। उनमें डोमेन सब्जेक्ट्स बोलते हैं और हर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है। ये डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से, आमतौर पे हम इनको ऑप्शनल बोलते हैं। जैसे मैं आपको साइंस का उदाहरण दूं, साइंस जो स्ट्रीम के जो पीसीएम है मान लेते हैं, ये डोमेन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करूं, कला विषयों की बात करूं, तो जैसे 3 सब्जेक्ट लिए, ज्योग्राफी ले ली, हिस्ट्री ले ली और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ये डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ऐसे ही आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स और एग्रीकल्चर में ये डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 ऐसे सब्जेक्ट लेने होते हैं जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, जिनका आपने 12th के दौरान तैयारी की थी, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। 200 मार्क्स के ये होंगे। उसके बाद आता है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में ये 250 मार्क्स, 250 नंबर का होता है। ये एक जनरल टेस्ट है। इस टेस्ट में इंडिया का जीके है, इसमें मैथ्स आता है, इसमें रीजनिंग है और करंट भी आता है इसके तहत। कुल मिला के आपको ये तीनों सेक्शन के एग्जाम अलग अलग प्रकार से विभिन्न विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए देने होते हैं। अधिकांश विद्यार्थी ये तीनों सेक्शन के एग्जाम्स देते हैं ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए मार्ग खुल जाए, क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय का प्रवेश का जो क्राइटेरिया है, प्रवेश की जो प्लान है, वो बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इसलिए इन सब की तैयारी एक साथ करे कोई बच्चा तो उसके लिए अधिकांश विश्वविद्यालयों के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, देश के नामी विश्वविद्यालयों के। आगे मैं आपसे जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करूंगा वो है
कि सीयूटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखिए, ये हाइब्रिड मोड के ऊपर होता है। हाइब्रिड मोड का तात्पर्य होता है कि जिन सब्जेक्ट्स में संख्या ज्यादा होती है स्टूडेंट्स की, वहां पेन और ओएमआर पे होता है, और जिनमें स्टूडेंट्स कम होते हैं वहां ये सीबीटी मोड पे होता है। सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपका बच्चा जब प्रैक्टिस करे सीयूटी की तो उसको पेन और ओएमआर शीट वो भी प्रैक्टिस करे, और साथ में कंप्यूटर के ऊपर बैठ के भी एग्जाम देने की प्रैक्टिस करे। तो ये दोनों हाइब्रिड मोड के ऊपर आप अपने बच्चे को दोनों प्रकार से तैयार रखें। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, यानी मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनको अपन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं। यानी 4 में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये ओएमआर भी भरनी है, सीबीटी भी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक सही क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं, और गलत होते ही उसका 1 नंबर काट लिया जाता है, यानी नेगेटिव मार्किंग 20% होती है। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके पॉइंट 20 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होता है। इतने क्वेश्चन नहीं कर दें कि आपके मार्क्स वो नेगेटिव चले जाएं। तो ये भी प्रैक्टिस से होता है सारा कुछ। अगर आपका बच्चा पूरे साल सतत रूप से अगर लगातार प्रैक्टिस करता है तो इन सब के ऊपर उसको कमांड हासिल हो सकती है। ये नेगेटिव मार्किंग से बचा कैसे जाए, कैसे कंप्यूटर पे बैठ के कैसे पेपर दिया जाता है, पेन और ओएमआर का कैसे यूज किया जाता है, ओएमआर भरी कैसे जाती है, गलतियां कैसे होती है ओएमआर में, ये सब प्रैक्टिस का मुद्दा है। आप अपने बच्चे को रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करवाएं। अगला मुद्दा जिसपे मैं चर्चा करने वाला हूं वो है कि 12th बोर्ड और सीयूटी की तैयारी क्या ये एक साथ हो सकती है। पहले तो मैं इस मुद्दे पे तैयार करूंगा। बिल्कुल दोनों एक साथ चलती है, क्योंकि जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 12th में चलते हैं, वही होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, वो उसी का सीयूटी एग्जाम लेती है, बस पैटर्न थोड़ा सा अलग है। जब आपका बच्चा 12th का एग्जाम देता है तो 12th के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्णनात्मक आते हैं, उसमें लिखना होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जबकि सीयूटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, उसमें 4 में से आपको एक चूज करना होता है। तो ज्यादा जो टफ तैयारी होती है वो सीयूटी की होती है, क्योंकि इसमें आपको हर एक लाइन के हर एक फैक्ट को देखना होता है। आप किसी भी लाइन के किसी भी तथ्य को छोड़ नहीं सकते आप। तो ये ना ज्यादा गंभीर तैयारी है। जो ये तैयारी कर लेते हैं उनके लिए 12th बोर्ड की तैयारी बिल्कुल आसान हो जाती है, क्योंकि ये तैयारी ज्यादा डीप होती है। हाँ, दोनों की एक साथ तैयारी करें तो एक तो दोनों की एक साथ तैयारी हो सकती है। दूसरा ये कि क्या ये जो सीयूटी की तैयारी है ये 12th के साथ करनी चाहिए, 12th के बाद करनी चाहिए, एग्जाम के बाद। तो देखिए, ये पूरा साल है जब आपका बच्चा तैयारी करेगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनार एक है बीमार 100 है। देश के जो रेपुटेटेड विश्वविद्यालय हैं, नामी विश्वविद्यालय हैं, उनमें सीटों की संख्या कम है और एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से गला काट प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा में वही बच्चा जीतता है जो पूरे साल तैयारी करता है। अगर आप ये सोच लें कि पहले बच्चा 12th में परसेंटेज लाएगा, तो मुद्दा तो ये है कि वो परसेंटेज का करेगा क्या वो, क्योंकि डीयू में प्रवेश के लिए परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते। आपके चाहे 40% है चाहे 50% है, मुद्दा ये है कि आप सीयूटी को पास करते हैं या नहीं, मेरिट में आते हैं या नहीं आते आप, ये है महत्वपूर्ण। अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चा 12th का एग्जाम देगा, पहले बोर्ड एग्जाम्स परसेंटेज बनाने के लिए, उसके बाद सीयूटी की तैयारी करेगा, तो उसके बाद उसके पास दिन बचते हैं 40। तो पहले तो हम तुलना करें कि एक बच्चा पूरे साल तैयारी करे और एक बच्चा 40 दिन तैयारी करे, तो दोनों में से सफलता के होने के, सफल होने के जो चांस है, आप खुद तर्क कर सकते हैं कि वो ज्यादा किसके हैं। वो ज्यादा इसके हैं जो बच्चा पूरे साल तैयारी करेगा सीयूटी की। तो आप कोशिश करें कि आपका बच्चा आज से ही सीयूटी की थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दे, उसका फाउंडेशन तैयार कीजिए, आप उसका फाउंडेशन तैयार करवाइए, आप खुद उसके साथ बैठिए आप। दूसरा यह है कि आप ये नहीं चाहते हैं तो फिर 40 दिन है, तो आप 40 दिन में भी अगर बच्चा आपका गंभीर है, मेहनती है, तो कुछ तैयारी इस दौरान भी हो सकती है। ये नहीं है कि सफल नहीं होते, ये बच्चे भी सफल हो जाते हैं। तो हमने 12th बोर्ड और सीयूटी दोनों की एक साथ चर्चा की। अब आ गया कि अगर आप सीयूटी को चुनते हैं और देश के नामी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, तो अब इनमें स्कोप क्या क्या है, आपके करियर ऑप्शंस क्या है। देखिए, हम बीए में ट्रेडिशनल चर्चा करते हैं कि हम बीए कर लेते हैं, ऑनर्स कर लेते हैं, पास कोर्स कर लेते हैं,
बीए में फिल्म थिएटर का भी कोर्स होता है, कुछ विश्वविद्यालय करवाते हैं, और ये विश्वविद्यालय सीयूटी के माध्यम से प्रवेश लेते हैं। मीडिया स्टडीज होती है, मास कम्युनिकेशन स्टडीज होती है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की। बीएससी करें तो डाटा साइंस है और एविएशन साइंस है, वायु वाली। बीटेक करते हैं तो ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, आर्टिकल इंटेलिजेंस है, एआई जिसको बोलते हैं आजकल बड़ा चल रहा है, ये मशीन लर्निंग है। ये सारी चीजें साइंस के तहत आती है। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है, एटीएम जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो इस टाइम बड़े बर्निंग है और इनकी बड़ी डिमांड है इस टाइम। लेकिन इनमें प्रवेश लेने के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। ये कुछ ही विश्वविद्यालय हैं जो इनको करवाते हैं, इसके लिए आपके बच्चे को गंभीर तैयारी करनी होगी। तो आप बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी का एग्जाम तो देना ही होगा। इन बर्निंग जो इश्यूज हैं, इश्यूज क्या, ये बर्निंग जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये कोर्सेज है, इनमें प्रवेश के लिए। अब मैं जो एक मजेदार चर्चा करूंगा वो आप सबके लिए है। वो ये है कि जो सीयूटी का एग्जाम है इसमें चुनौतियां क्या क्या है। पहली चुनौती है प्रवेश प्रक्रिया को लेके, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया ना, सीयूटी एक नया एग्जाम है, सैकड़ों प्रकार के कोर्सेज है, सैकड़ों प्रकार की डिग्रीज है, 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय है। अब ये 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के सैकड़ों कोर्सेज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसकी ना प्रवेश प्रक्रिया का तात्पर्य है कि फॉर्म अप्लाई से लेके काउंसलिंग तक एक जटिल प्रोसेस चलता है। इसके तहत आपको पूरा अवेयर रहना होता है। एक छोटी सी गलती है वो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर देती है। जैसे मैं बताता हूं, मैंने मेरे बेटे को जो सीयूटी का एग्जाम दिलवाया तो मुझे इसकी जागरूकता नहीं थी, तभी मैंने ये सोचा कि मैं आपको जागरूक करूंगा। उसने 2 ही डोमेन सब्जेक्ट लिए, अगर वो 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लेता तो आज उसका डीयू में एडमिशन होता। 2 सब्जेक्ट लिए, जागरूकता थी नहीं, बाद में पता चला, और तभी मैंने सोचा कि मैं अब आपको भी बताऊंगा कि आप वो गलतियां नहीं करें जो मैं कर चुका हूं। तो ये प्रवेश प्रक्रिया से लेके और इस काउंसलिंग तक आप बिल्कुल अवेयर रहें, हर छोटी से छोटी चीज का, हर छोटी छोटी प्रोसेस का आप पता रखें। फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, छात्रवृत्तियां कैसे आती है, इसके बारे में क्या जागरूकता कम है। यहां तक कि बहुत सारे टीचर्स हैं वो भी नहीं जानते। स्कूल्स वाले भी किस पे जोर देते हैं, स्कूल्स में जोर होते हैं परसेंटेज ले आओ। अब परसेंटेज की वैल्यू नहीं है। अब तो आप कोशिश ये करें कि उसको ऐसे संस्थान से जोड़ें उसको साथ साथ जो आपका मल्टी चॉइसेस एमसीक्यूज की तैयारी करवाता हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं इस जागरूकता को लेके। छोटी सी गलती क्या करते हैं, जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को प्रवेश कराना है आपको, और आपने क्या किया, 12th में उसको एक लैंग्वेज दिलवा दी। ऑप्शनल में आपने हिंदी लैंग्वेज दिलवा दिया, इंग्लिश दिलवा दी। हम लैंग्वेज दिलवा देते हैं ऑप्शनल के अंदर। अब जैसे लैंग्वेज दिलवा दी ना, अब आपके पास डोमेन 2 बच गए। आपके बच्चे के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, उसके पास एक है हिंदी लिटरेचर, उसके पास एक है इकोनॉमिक्स, और उसके पास है एक हिस्ट्री। अब ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 3 डोमेन हो गए। अब आपका बच्चे का डीयू में एडमिशन नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि उसके 3 डोमेन सब्जेक्ट नहीं बन रहे, क्योंकि लैंग्वेज है वो डोमेन सब्जेक्ट में आती नहीं है। ऑप्शनल तो है वो आपके 12th में, लेकिन वो डोमेन नहीं है। तो आप ये गलती नहीं करें। आप जब भी बच्चे को 12th में एडमिशन दिलवाएं और आपका ये उद्देश्य हो कि मुझे तो इसको किसी भी नामी विश्वविद्यालय में भेजना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भेजना है, डीयू में भेजना है या जेएनयू में भेजना है, तो आप ध्यान रखें कि आप इसकी प्रोसेस को पहले अच्छी तरह से समझें कि बच्चे को 12th में कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो चुनने हैं, कौन से सब्जेक्ट उसको ऑप्शनल दिलवाने, ये ध्यान रखें आप। एक और छोटी सी चर्चा करें कि आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसको जेएनयू बोलते हैं, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको डोमेन की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, एक जनरल टेस्ट होगा, इसमें डोमेन की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा किस विश्वविद्यालय के किस कोर्स में, किस स्ट्रीम में प्रवेश लेना चाहता है। आप 12th में उस बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दिलाएं ताकि उसका जो एडमिशन है वो वहां हो सके। वरना कई बार ये टेक्निकल समस्याएं हैं, बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन टेक्निकल समस्याओं की वजह से बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता। बस मैं इसीलिए कह रहा था कि छात्रों में और अभिभावकों में थोड़ा जागरूकता का क्या है, अभाव है। अब इन सब का निदान क्या है, इन अब सब की निदान की चर्चा करते हैं कि इसका उपचार क्या है। देखिए उपचार है कि अगर आप खुद जागरूक हैं,
खुद शिक्षा से जुड़े हुए, तो आप बच्चे को बिल्कुल खुद तैयारी करवाइए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं होता। या बच्चा खुद तैयारी करे या अपने पेरेंट्स की देखरेख में तैयारी करे। लेकिन जो सीयूटी का पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नए स्कूल तैयारी करवाते हैं। नए बच्चा बहुत ज्यादा घर पे प्रैक्टिस कर पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नहीं होती उसके पास। और अब तक उसने जो भी तैयारी की है वो सारी की सारी वर्णनात्मक क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव की है, उसने ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं की है। तो ऐसे में उसके पास एक ऑप्शन और होता है, वो होता है कोचिंग। कि वो है ना, एड विषय चयन से लेके और अंतिम चयन तक किसी भी एक संस्थान से जुड़ जाए। जैसे हिमालय एजू हब है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। अब तैयारी के दो मोड है, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। दोनों ही मोड में आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हिमालय एजू से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन तो आपको जयपुर आना होगा, ऑनलाइन आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए आपको हिमालय एजू हब का ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। एक और ऑप्शन है कि आप, मतलब एक दुविधा आती है कि घर से तैयारी करें या हॉस्टल से तैयारी करें। ये आपकी सुविधा पे निर्भर करता है। हिमालय एजू हब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कराता है। अगर आप ऑनलाइन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं तो हॉस्टल में नहीं छोड़ूंगा, तो आप घर पे रहते उसको ऑनलाइन दिलाएं। कुछ पेरेंट्स की इच्छा ये होती है कि घर के ऊपर पढ़ाई का माहौल नहीं है, प्रतियोगिता का माहौल नहीं है। तो अगर आप बच्चे को प्रतियोगी माहौल देना चाहते हैं, ऐसे में आप बच्चे को ऑफलाइन दिलाएं और हॉस्टल में छोड़ दें। हिमालय एजू हब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। वो आपको कोचिंग, साथ साथ में काउंसलिंग, बच्चे की जहां भी समस्या है वो निजी आपकी काउंसलिंग होगी, पर्सनल काउंसलर होंगे उसके। वो आपको घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध कराता है, वो हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाता है जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है। आपको सोचना होगा कि आपका बच्चा किस मोड में तैयारी करना चाहता है, सेल्फ या कोचिंग, ये आपकी इच्छाएं हैं। हिमालय एजू हब है वो ह्यूमैनिटीज के लिए, जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, कला विषय जिनको बोलते हैं, उनकी तैयारी करवाता है। जो साइंस स्ट्रीम वाले उनकी तैयारी करवाता है, एग्रीकल्चर इनकी भी तैयारी करवाता है। अब इसके तहत अभी जैसे हिमालय एजू हब के मेरे साथियों से चर्चा हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आप हमारी कोर्स जो हम उपलब्ध करवाते हैं हमारे छात्रों को, प्रिय विद्यार्थियों को, वो क्या क्या उपलब्ध करवाते हैं। तो हिमालय एजू हमने अब नया बैच आरंभ किया है 22 अगस्त 2024 से। ये सीयूटी का फाउंडेशन बैच है। तो आप अपने बच्चे को पूरे साल तैयारी करवाएं। आप ऑफलाइन भी फाउंडेशन और ऑनलाइन भी, दोनों तरीके से फाउंडेशन कोर्सेज है। तो आप हिमालय एजू हब से जुड़िए। हिमालय एजू हब आपके प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, जहां जब तक कि आपका किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में चयन नहीं हो जाता, आपको हर मोड के ऊपर गाइड करेगा। और इसकी गाइड का परिणाम हमने शुरुआत में रिजल्ट में देख लिया था कि थोड़े से समय में छात्रों को इतना अच्छा रिजल्ट देना, और वो भी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी संस्थान के लिए। इन्होंने, हिमालय एजू हब ने शुरुआती जो स्टूडेंट्स हैं उनको 25 अगस्त तक के लिए 50% का ऑफर दिया है। मैं ये चाहता हूं कि आप इस ऑफर का भी फायदा उठाएं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और हिमालय एजू हब का ऐप डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद आपको कोर्स परचेज करना होगा अगर आप ऑनलाइन है। अगर ऑफलाइन है तो आपको जयपुर आना होगा, हॉस्टल की सुविधाएं हैं हिमालय एजू हब के पास। तो जैसी आपकी इच्छा वैसे करें। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को जो तैयारी करवा रहे हैं सीयूटी की, यूजी की, बीए, बीकॉम या बीएससी के लिए, उसकी तैयारी आज से शुरू करवा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप हिमालय एजू हब से जुड़ के करवाइए, आप चाहे सेल्फ कीजिए, लेकिन तैयारी अभी से शुरू करवाइए ताकि उसकी नींव मजबूत हो जाए। ये नींव मजबूत करने का काम आप भी कर सकते हैं, आप हिमालय एजू हब से जुड़ के भी कर सकते हैं। ये मैंने चर्चा की आपसे आपके बच्चों के भविष्य को लेकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिमालय एजू हब का ये जो सीयूटी को लेके और काउंसलिंग का पूरा वक्तव्य था वो सुना। आपका तहे दिल से धन्यवाद।